Hello everyone, this is Kaveri Kasuria and once again welcome back to my channel। अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा चैप्टर नंबर 2 का कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मीनिंग हम लास्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो अब हम यहाँ अंडरस्टैंड करते हैं कि जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो किया जाता है पूरी इकॉनमी में, उसको अगर हम समझ रहे हैं तो हम पहले ये समझते हैं कि हु आर द कंज्यूमर इन एन इकॉनमी। तो इकॉनमी में कंज्यूमर है कौन? तो कंज्यूमर कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई हाउस होल्ड हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, या फिर कोई नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हो सकते हैं। तो कोई भी नॉन प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो हाउस होल्ड बाय करते हैं जब गुड्स को फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स। हाउस होल्ड गुड्स को क्यों बाय करते हैं? अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। गवर्नमेंट बाय करती है गुड्स को फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफेंस फोर्स। कोई ऐसा सामान खरीद रही है जो डिफेंस फोर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, या फिर फॉर मिड डे मील के लिए प्रोवाइड करवाना है स्कूल्स में, और सच अदर पर्पस, किसी अदर पर्पस के लिए भी वो परचेज कर सकते हैं। और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ये बाय करता है कंज्यूमर गुड्स फॉर चैरिटी, और ये लोग चीज़ें बाय करते हैं चैरिटी पर्पज से, राइट। If we add up expenditure on the purchase or consumer goods by the household, government and non-private institution, we get an estimate of total कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। कहते हैं कि अगर हम इन तीनों एक्सपेंडिचर को जोड़ देते हैं, जो हाउस होल्ड्स के द्वारा एक्सपेंडिचर किए गए, जो गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं, या फिर जो नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा जो भी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो हम लोग हमें पता लगेगा टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर पूरी इकोनॉमी में कितना किया जा रहा है, राइट। तो हमें ये तीनों चीज़ें याद रखनी है कि कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, हाउस होल्ड भी हो सकता है, और कोई नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। नेक्स्ट इज कंसेप्ट एंड द कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हमने इन्वेस्टमेंट को स्टडी करना है कि इन्वेस्टमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट रेफर किसको करता है? इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। कैपिटल का जो स्टॉक है उसके अंदर इंक्रीज होना, ठीक है। अगर कैपिटल का स्टॉक इंक्रीज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट को हम डिनोट कर रहे हैं आई से, एंड डेल्टा के डिनोट करता है यहाँ पर चेंज इन द कैपिटल स्टॉक। जो कैपिटल स्टॉक में चेंज आ रहा है ड्यूरिंग द ईयर उसको डिनोट किया जाएगा डेल्टा के से, राइट। अब यहाँ पर क्या कहता है? चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जो चेंज आता है यहाँ पर स्टॉक ऑफ कैपिटल में, इसको हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। मतलब कि एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए इन्वेस्टमेंट अगर लिखा जाता है, ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट लिखा जाए या फिर कैपिटल फॉर्मेशन लिखा जाए, कैपिटल फॉर्मेशन लिखता है तो ये एक ही चीज़ है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। अब कहता है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इकोनॉमी हैज अ होल। अगर हम पूरी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट रेफर करता है टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन किया गया पूरे एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान, ठीक है, उसको लिया जाता है। एज नोटेड अर्लियर, these goods may be used either for replacement of existing capital stock or for adding to the एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। जैसा कि हमने पहले भी ये चीज़ स्टडी की है कि जो भी हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं, या तो हम रिप्लेस करने के लिए जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं कैपिटल स्टॉक हमारा, और या फिर हम कुछ उसमें एडिशन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटल गुड यूज़ किया गया वो किसी भी पर्पज़ से यूज़ किया जा सकता है। अब फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेंट्री, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर हम टू पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट को बाइफरकेट करते हैं। टू कंपोनेंट्स हैं इन्वेस्टमेंट के, एक होता है हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक होती है हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट देखिए क्या होता है। जब भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं तो ये रेफर करता है कि प्लांट एंड मशीनरी का स्टॉक जो है, या तो हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं या फिर हम उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, राइट। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर करती है इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड असेट्स। अब फिक्स्ड असेट्स का स्टॉक इंक्रीज कर रहा है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी। कहते हैं कि अगर बिगनिंग में अगर हम देखते हैं, अगर 2019 की बात करें, एट द बिगनिंग ऑफ ईयर 2019 अगर एक प्रोड्यूसर के पास 8 मशीन्स हैं और एट द एंड ऑफ द ईयर उसके पास 10 मशीन्स हैं उसके बिजनेस में लगा हुआ, तो जो दो बिजनेस का इंक्रीमेंट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, इसी को हम क्या कहेंगे? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर। मतलब जितना इंक्रीमेंट किया गया मशीनरी का तो वो क्या कहलाएगा? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। और
इस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को हम फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, राइट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को आप फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। और ये इम्प्लाई क्या कर रहा है आपको, जो हमने अभी अंडरस्टैंड किया, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन टर्म ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विच आर रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स। जो मशीनरी वगैरह का अगर हम इंक्रीमेंट जो कर रहे हैं, जो हमारी फिक्स्ड एसेट है उसको हम यूज़ करेंगे कई सालों तक बिजनेस में, उसको यूज़ करने वाले इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में। अब कहता है कि जो फिक्स्ड एसेट हम यूज़ करते हैं, जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। फर्स्ट होता है कि अगर आप देखिए कि हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, हमने एग्जांपल लिया मशीनरी का, जैसे मशीनरी का इंक्रीमेंट किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में मशीनरी लगाएंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो फर्स्ट क्या कहता है कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को अगर बढ़ाया जाएगा तो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी प्रोड्यूसर की बढ़ जाएगी। सेकंड कहता है कि जैसे ही प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है लीड्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, तो यहाँ पर आउटपुट भी ज़्यादा होने लग जाएगा। देखिए सिंपल पॉइंट है कि जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितनी ज़्यादा मशीनरीज लगाएंगे, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली सामान ज़्यादा बनने लगेगा, आउटपुट का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। और जैसे ही आउटपुट का लेवल इंक्रीज़ होगा तो उससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, और जिसे हम क्या कहते हैं कि हमारा जीडीपी जो है ग्रो करने लग जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट्स जो है एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और यही सिग्निफिकेंस है किसका, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट देखिए क्या होता है। इन्वेंट्री का मतलब यहाँ पर रेफर कर रहा है स्टॉक, ठीक है। जो भी स्टॉक होता है बिजनेस में, जो भी माल डला होता है, वो हो सकता है फिनिश गुड्स हो, मतलब तैयार माल हो, ठीक है, जो अभी तक बिका नहीं है, फिनिश गुड्स है जो माल बनकर तैयार है। सेमी फिनिश गुड्स भी हो सकता है कि जो अभी प्रोसेसिंग में है, मतलब थोड़ा बन चुका है, बाकी बनना बाकी है, ठीक है। और रॉ मटेरियल कच्चा माल की फॉर्म में भी हो सकता है आपके पास। तो आपके पास जो स्टॉक है बिजनेस में वो किसी भी तरह का हो सकता है, फिक्स्ड भी हो सकता है, सेमी फिनिश्ड भी हो सकता है, और रॉ मटेरियल की फॉर्म में भी हो सकता है। ये तीनों ही तरह के फॉर्म जो है ये क्या कहलाते हैं, इन्वेंट्री स्टॉक, की हमारे बिजनेस में कितना इन्वेंट्री का स्टॉक पड़ा है। अब जब इस इन्वेंट्री के अंदर इन्वेंट्री स्टॉक में बदलाव आता है, जो चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द ईयर, उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर। मतलब कहने का क्या है कि अगर मान लीजिए पहले आपके पास 50,000 रुपये का जो है स्टॉक पड़ा था, अब एट द एंड ऑफ द ईयर कितना माल पड़ा है, उससे हम देखते हैं कि कितना बदलाव आया है इन्वेंट्री स्टॉक में। इसको कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के अंत में देखेंगे कि कितना इन्वेंट्री आपके पास पड़ा है, माइनस कर देंगे इन्वेंट्री एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, और स्टार्टिंग में जितना आपके पास इन्वेंट्री था वो लेस कर देंगे। तो आपको यहाँ पर क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन द इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो पूरे साल के दौरान कितना चेंज आया वो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का, इन्वेंट्री में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया, इस चीज़ का क्या सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या कहता है कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट रॉ मटेरियल भी हो सकता है, फिनिश गुड्स भी हो सकता है। अब अगर रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो ये इंश्योर क्या करता है, देखिए अगर आपके पास रॉ मटेरियल बिजनेस में अवेलेबल होगा तो वो क्या इंश्योर करता है कि अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स टू द प्रोड्यूसर, कि प्रोड्यूसर के पास जो सामान है वो उसका सप्लाई अवेलेबल है, मतलब उसकी सप्लाई में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। जब भी उससे सामान तैयार करना हो तो उसके पास इनपुट जो है ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। फिर कहता है कि अगर आपके पास इनफ स्टॉक होगा रॉ मटेरियल का, ठीक है, तो प्रोड्यूसर अवॉइड कर सकता है डे टू डे परचेज फ्रॉम द मार्केट। तो डे टू डे उसे जो है परचेज करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। और मार्केट में जो अनसर्टेनिटीज़ रहती हैं, अनसर्टेनिटीज़ ऑफ द मार्केट जो है उसको भी हम अवॉइड कर पाएंगे, ठीक है। कभी प्राइस हाई हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, तो इस चीज़ को हमें जो है सफ़र नहीं करना होगा इस चीज़ से। और दूसरी ही तरफ अगर हम फिनिश गुड्स का स्टॉक अपने पास अवेलेबल रखते हैं तो उससे क्या होता है कि हम प्रोड्यूसर टू मीट द पोटेंशियल या फ्यूचर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। अगर मान लीजिए कि अचानक से प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है तो हम उस चीज़ की डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे अगर हमारे पास ऑलरेडी फिनिश गुड्स जो है तैयार पड़ा है, काफ़ी सारा स्टॉक हमारे पास पड़ा हो। तो यहाँ पर ये बात नोट करने की है कि जो एक्चुअल इन्वेंट्री स्टॉक होता है एट अ टाइम मे नॉट बी डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। कहते हैं कि बिजनेस में एक समय पर जितना भी स्टॉक इन्वेंट्री स्टॉक एक बिजनेसमैन के पास पड़ा है वो सारा का सारा डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि उसके अंदर कुछ पार्ट ऐसा भी हो सकता है जो अनडिजायर्ड हो। अब डिजायर्ड अनडिजायर्ड स्टॉक क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या कहते हैं कि आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि आप इस साल के दौरान 1000 यूनिट्स जो है वॉशिंग मशीन की सेल कर देंगे, बट एक्चुअल में सिर्फ आप 500 यूनिट्स को ही जो है सेल कर पाए। तो बाकी की जो बची हुई आपके 500 यूनिट्स हैं वो क्या कहलाएंगी, आपकी अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। ठीक है, मतलब कहने का ये है सच अ स्टॉक लीड्स टू लॉस, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत लॉस भी हुआ होगा। ठीक है, तो कहता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में जितना भी हमारे पास स्टॉक बचता है उसके अंदर डिजायर्ड स्टॉक नहीं होता सारा का सारा, उसके अंदर अनडिजायर्ड स्टॉक भी होता है। अनडिजायर्ड स्टॉक को आपको याद रखना है कि वो स्टॉक जो बिका नहीं है। ठीक है, आपने एक्सपेक्ट किया था बिक जाएगा बट वो नहीं सेल हो पाया, राइट। तो अब हमने यहाँ पर क्या देखा है कि हमने डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक और अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक को भी जो है अंडरस्टैंड कर लिया। एक बार आप इसको डेफिनेशन की हेल्प से भी समझ सकते हैं कि डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक वो है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्लान इन्वेंट्री स्टॉक जो आपने प्लान किया था कि ये बिक जाएगा, ठीक है, फ्यूचर डिमांड को ध्यान में रखते हुए। बट अनडिजायर्ड क्या है कि वो अनप्लान इन्वेंट्री स्टॉक है, इट अराइज बिकॉज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स टर्न आउट टू बी लोअर, कि हो सकता है किसी भी कारणवश जो है प्रोडक्ट की डिमांड गिर गई और वो नहीं बिक पाया। ठीक है, अनप्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक की वजह से आपको लॉस हो जाते हैं, मतलब जो बिना बिका रह गया उसकी वजह से आपको कुछ लॉसेस भी हो जाते हैं। तो ये है आपका डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक एंड द अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। आई होप यहाँ तक आपको इसका मीनिंग क्लियर होगा। जो हमने ये डिस्कस किए हैं कुछ टॉपिक्स, जैसे कि हमने यहाँ पर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को डिस्कस किया। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि इन्वेंट्री में कितना इन्वेस्ट किया गया, जो आपका स्टॉक है बिजनेस में उसका कितना इन्वेस्टमेंट हमने डाला है उसमें। और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि प्लांट एंड मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट का मीनिंग हम ये समझ ही चुके हैं, चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो आई होप यहाँ तक आपको जो है ये टॉपिक क्लियर होगा। बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को देखें और इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करें, टॉपिक्स को। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।